वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आप सबके प्यार एंड एफर्ट से वी आर नाउ ऑफिशियली मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। सो आगे भी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम पेरिस ओलंपिक्स, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज कौन सी है वर्ल्ड में, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली रशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से कॉन्फर हुए हैं, देन मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच होती है, नासा की गोल्ड सैटेलाइट और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे, देन गगनयान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, देन ब्रिक्स समिट इस साल रशिया कजान में होगा, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, देन एक्सरसाइज बर्लिस्टिक 2024 जो कि कजाकिस्तान में होगी, एंड लास्टली 16th फाइनेंस कमीशन जिसने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। सो अभिनव बिंद्रा होंगे भारत के टॉर्च बीरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी इंडियन कंटिंजेंट के साथ मुलाकात की है और दिया है जीत का मंत्र। सो पेरिस ओलंपिक्स, गगन नारंग रिप्लेसेस मैरी कॉम एज इंडिया's चीफ डी मिशन, पीवी सिंधु शरद कमल टू बी फ्लैग बीरर्स। तो पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक हो गए इन पेरिस, फ्रांस। और इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। तो दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं कि कहाँ पे होंगे, पेरिस में, फ्रांस में होंगे। और इसका मोटो याद रखना है, गेम्स वाइड ओपन, रिफ्लेक्टिंग द इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग नेचर ऑफ द इवेंट। सो अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है एज ए टॉर्च बीरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। सो अभिनव बिंद्रा इंडिया के टॉर्च बीरर होंगे फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ये हमारे 2008 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग चाइना में, वहां पे गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। देन जो फ्लैग बीरर होंगे हम ओपनिंग सेरेमनी के, वो होंगे पीवी सिंधु एंड शरद कमल। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन, इन्होंने भी 2016 में सिल्वर एंड 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में। एंड शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है बिकॉज दीज आर द फ्लैग बीरर्स ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी। देन द 2012 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग। तो गगन नारंग ने 2012 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। और अभिनव बिंद्रा ने भी 10 मीटर में जीता था, बट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। इनको अपॉइंट किया गया है एस इंडिया चीफ डी मिशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। सो इससे पहले मैरी कॉम थी, तो मैरी कॉम की अपनी हेल्थ की वजह से उन्होंने अभी ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया है। तो इसके बाद गगन नारंग होंगे इंडिया के चीफ डी मिशन। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। पेरिस ओलंपिक्स मोटो गेम्स वाइड ओपन, अभिनव बिंद्रा टॉर्च बीरर होंगे, पीवी सिंधु एंड शरद कमल होंगे फ्लैग बीरर्स एंड चीफ डी मिशन होंगे गगन नारंग। देन रिसेंटली अडानी ग्रुप को सिलेक्ट किया गया है एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट। तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन होंगे इंडिया की टीम के? अडानी ग्रुप। और इन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया है अंडर द बैनर देश का गीत एट ओलंपिक्स। तो ये भी हमें याद रखना है, देश का गीत एट ओलंपिक्स। अडानी ग्रुप ने ये सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है और ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर होंगे ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट। हांगकांग एंड सिंगापुर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन दी वर्ल्ड। तो हांगकांग एंड सिंगापुर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज बने हैं टू लिव इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट मर्सर्स कोस्ट ऑफ लिविंग डाटा रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट कौन लेके आया है? मर्सर्स कोस्ट ऑफ लिविंग डाटा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक हांगकांग, सिंगापुर एंड यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है आर करेंटली दी कॉस्टलीस्ट सिटीज फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स इन 2024। तो ये तीनों सिटीज सबसे ज्यादा महंगी सिटीज हैं फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स according to a Mercer's cost of living data report. On the other hand, the cities with the lowest living cost, सबसे कम लिविंग कॉस्ट कहाँ पे है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लागोस एंड अबूजा। लागोस एंड अबूजा दोनों नाइजीरिया में है। तो दोनों नाइजीरिया की सिटीज है। नाइजीरिया कहाँ है? अफ्रीका में। अगर हम इंडिया की बात करें, मुंबई इज द हाईएस्ट इंडियन सिटी टेकिंग 136 प्लेस। सो 136 पे है मुंबई और उसके बाद दिल्ली है 165 प्लेस पे। तो ये सारी फैक्ट हमें याद रखने हैं। हांगकांग, सिंगापुर एंड यूरिक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी किसकी रिपोर्ट है? मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग डाटा रिपोर्ट। सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहाँ पे है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान एंड लगोस एंड अबूजा जो कि है नाइजीरिया में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की मुंबई 136 प्लेस पे है एंड दिल्ली 165 प्लेस पे है।
पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद रशिया's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। तो हमें पता होगा रिसेंटली 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की विजिट पे गए थे। वहां पे इंडिया रशिया का एनुअल समिट होना था, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे मॉस्को में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया भी गए थे और अभी वापस आ जाएंगे इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ceremoniously presented with Order of Saint Andrew the Apostle the first called। तो इस अवार्ड को हमें अच्छे से याद रखना है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू किसका है? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, विच वॉज बेस्टोड ऑन हिम इन द ईयर 2019। इनको बेस्टो तो 2019 में ही कर दिया गया था, बट इनको पर्सनली ये प्रेजेंट अभी किया गया है। The order was presented to the Prime Minister of India for his distinguished contribution to the development of a privileged strategic partnership। तो इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कंट्रीब्यूशन रहा उनकी वजह से इनको ये ऑर्डर प्रेजेंट किया गया। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1698। तो ये 1698 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय जार पीटर द ग्रेट। तो पीटर द ग्रेट की हम कहानी भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था 1698 में, and is only granted for the most exceptional civilian और military service to the Russian state। तो ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड रशिया's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। 2019 में बेस्टो किया गया था, बट पर्सनली इनको अभी दिया गया है, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। इंडिया gears up for मालाबार एक्सरसाइज विद क्वाड allies amid rising चाइना टेंशन। तो इंडिया मालाबार एक्सरसाइज के लिए तैयारी कर रहा है विद क्वाड allies। द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो 28th एडिशन होगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज का विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ होगी? इंडिया में होगी, बे ऑफ बंगाल में, अक्टूबर में होगी। फोकसिंग ऑन एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर टू एनहांस मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अमंग राइजिंग चाइना टेंशंस। अगर हम मालाबार की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1992 में इंडिया और यूएस के बीच ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में स्टार्ट हुई थी 1992 में, जिसके बाद जापान ने 2015 में ज्वाइन किया, 2015 में जापान ने ज्वाइन किया एंड 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, जिसके बाद मालाबार एक्सरसाइज में 4 अलाइज हैं जिनको क्वाड अलाइज भी कहा जाता है। तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान 4 कंट्रीज है। कोऑर्डिनेटेड डायलॉग एक ग्रुपिंग है इन 4 कंट्रीज की, तो ये चारों ही कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करती हैं। नासा's गोल्ड सैटेलाइट डिस्कवर्स अनयूजुअल आयोनोस्फेरिक शेप्स। तो नासा की एक गोल्ड सैटेलाइट है जिसने अनयूजुअल आयोनोस्फेरिक शेप को डिटेक्ट किया। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क सैटेलाइट। तो गोल्ड सैटेलाइट की फुल फॉर्म है ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क, जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी एंड इज वॉचिंग ओवर द आयोनोस्फेयर इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर, हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, ये सारी कंट्रीज आती हैं। Its main objective is to measure the temperatures and the levels of atmosphere which are necessary to understand how the ionosphere works। तो इसका मेन जॉब था कि जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर के उनको डिटेक्ट करना, ताकि हमें पता चल जाए आयोनोस्फेयर कैसे काम करती है। The ionosphere layer mostly which is made of electrically charged plasma और गैस। तो जो हमारी आयोनोस्फेरिक लेयर है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लाज्मा या गैस से बनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेडियो मैसेजेस टू ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो इस लेयर की वजह से ही हम अपने मैसेजेस ट्रैवल कर पाते हैं और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहती है। तो ये आयोनोस्फेरिक लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी सैटेलाइट है। तो नासा की ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क, इसकी फुल फॉर्म, और ये कब लॉन्च हुई थी। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहाँ पे हैं और आयोनोस्फेयर कैसे काम करती है। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेज हैं, जो कि इन लेयर्स के बीच में एम्बेडेड हैं। जो लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ये एम्बेडेड है और उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर काम करता है। सबसे नीचे जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, जो कि 8 to 16 किलोमीटर के अराउंड काम करती है। 8 किलोमीटर पोल्स के अराउंड होती है, इक्वेटर पे ये 16 किलोमीटर है।
अगर हम पोल्स पे जाएंगे आर्कटिक और अंटार्कटिका में, तो वहां पे ये 8 किलोमीटर तक होगी ट्रोपोस्फेयर, और अगर हम इक्वेटर पे हैं वहां पे 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होगी। एंड 99% ऑफ द वेदर क्लाइमेट फिनोमिना यहीं पे अक्कर होता है। जो भी हमारी रेंज होती है, क्लाउड्स भी, तो वो सारे फिनोमिनस वेदर या क्लाइमेट के फिनोमिनस इसी लेयर में होते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद ऑल्टीट्यूड, तो ये याद रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसकी रियल एग्जांपल है माउंटेन्स। जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाता है। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद ऑल्टीट्यूड। एंड सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 16 टू 50 किलोमीटर के अराउंड होती है। सो दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 16 टू 50 किलोमीटर के अराउंड होती है। और यहीं पे होती है ओजोन बेल्ट। ओजोन बेल्ट होती है अराउंड 16 टू 30 किलोमीटर पे, जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। तो ओजोन बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि अर्थ की हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचाती है। देन मीजोस्फेयर, जो कि 50 टू 80 किलोमीटर पे अराउंड प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे होता है कोल्डेस्ट टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर, यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर प्रेजेंट होगा। देन थर्मोस्फेयर 80 टू 800 किलोमीटर, एंड दिस इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद ऑल्टीट्यूड, जैसे कि 50 से 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा विद ऑल्टीट्यूड, इसीलिए ये हॉटेस्ट लेयर है। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है कि हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होता है, और ओजोन बेल्ट कहाँ प्रेजेंट है, और क्लाइमेट फिनोमिनस कहाँ अकर होते हैं। और थर्मोस्फेयर में ही हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी प्रेजेंट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है थर्मोस्फेयर में, और दिस इज द थर्मोस्फेयर। एंड लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेयर है। सो दिस इज 800 टू 3000 टू 10,000 किलोमीटर्स। सो 10,000 किलोमीटर तक हमारा एक्सोस्फेयर प्रेजेंट है, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपको लग रहा हो कि इसमें आयोनोस्फेयर कहाँ है, तो आयोनोस्फेयर यहाँ मेंशन नहीं है, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट लेयर। तो कोई अलग से लेयर नहीं है एज मेंशन्ड अबव, जैसे कि ये लेयर्स है। इंस्टेड द आयोनोस्फेयर ओवरलैप्स द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आयोनोस्फेयर इन तीन लेयर्स को ओवरलैप करती है, और टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर को ओवरलैप करती है आयोनोस्फेयर, और टेम्परेचर के हिसाब से ये प्रेजेंट होती है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग द रेडियो सिग्नल्स बैक टू अर्थ। तो जो भी हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, हमारे रेडियो सिग्नल्स हैं, वो आयोनोस्फेयर से ही प्रभावित है। तो ये भी हमें याद रखना है। ISRO selects 2 Gaganyaan astronauts for International Space Station mission under Axiom 4। तो हमें गगनयान के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारा इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रैवल करेंगे फॉर 7 डेज। तो इन्हीं में से 2 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए अंडर एक्सियम 4। द इसरो हैज शॉर्टलिस्टेड 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और ये चारों इनकी इमेजेस हैं फॉर ए मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स नासा लेटर दिस ईयर। तो अक्टूबर के आसपास इनमें से कोई एक जाएगा, 2 को सिलेक्ट किया गया है, इनमें से 4 में से 2 को सिलेक्ट किया गया है, बट जाएगा एक ही। The Axiom 4 mission, which will take the Indian astronauts to the International Space Station, is the 4th private astronaut mission of NASA and a private US company Axiom Space। तो Axiom Space यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और नासा का ये ज्वाइंट मिशन है, जिसके तहत एक इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, सो इट इज लास्ट स्पेस स्टेशन असेंबल्ड इन 1998। कुछ स्लाइड्स पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है, थर्मोस्फेयर में, एंड मेंटेन्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट बाय अ कोलैबोरेशन ऑफ 5 स्पेस एजेंसीज, नासा यूनाइटेड स्टेट्स, रोस्कोमोस रशिया, जाक्सा जापान, यूरोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि 5 स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। बट रिसेंटली इसमें
ये डिसाइड किया गया इसको 2031 तक डिसमेंटल किया जाएगा, बिकॉज 2028 तक रशिया इससे बाहर हो जाएगा। रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हम 2028 तक की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट होंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये अनाउंस किया 2031 तक हम इसको डिसमेंटल कर देंगे, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज अपना स्पेस स्टेशन लेके आ रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन असेंबल कर लिया है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये ऑलरेडी स्पेस में है। सो इस वजह से इसको डिसमेंटल किया जाएगा, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज अपना खुद का स्पेस स्टेशन चाहती है। रशिया भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन चाहती है, यूनाइटेड स्टेट्स भी एंड चाइना भी। एंड गगनयान की हम बात करें, सो इट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कैरी 3 people टू लो अर्थ ऑर्बिट एट 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड फॉर अप टू 7 days। तो हमने 2 स्लाइड पहले देखा कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जा रहा है फॉर दिस मिशन, उनमें से 3 जाएंगे गगनयान सैटेलाइट में ऑन बोर्ड GSLV M3 रॉकेट। तो इनको इसको 3 फेजेस में अचीव किया जाएगा। गगनयान 1 अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगी, और गगनयान 2 में ह्यूमन फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा। तो गगनयान 1 में अनक्रूड होगा, कोई भी नहीं होगा, अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगी। गगनयान 2 में फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट जिनका नाम है व्योमित्रा, इनको भेजा जाएगा, और गगनयान 3 होगा क्रूड फ्लाइट टू स्पेस। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है, उसके तहत पार्लियामेंट्री फोरम्स होते जा रहे हैं। तो इस एक ऐसा ही मिशन होगा ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, जिसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लीड करेंगे। और इस साल हमें पता होगा कि 16th ब्रिक्स समिट कजान रशिया में होगा। 16th ब्रिक्स समिट कजान रशिया में होगा। Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, will head prominent Indian parliamentary delegation to the 10th BRICS Parliamentary Forum in St. Petersburg, Russia. तो ये 10th BRICS Parliamentary Forum होगा in St. Petersburg, Russia. The forum aims to explore the role of parliaments in advancing global development and security through multilateral cooperation. और इसकी थीम क्या होगी? The role of parliaments in strengthening multilateralism for equitable global development and security. तो बस इतना से याद रखना है, ये फोरम कहाँ होगा? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और इसकी थीम क्या है। अब हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो 2001 में द टर्म ब्रिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओनील। तो गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिक टर्म को कॉइन किया था टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। एंड उसके बाद 2006 में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्रिक कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड 2009 में फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट समिट हुआ। तो फर्स्ट फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट समिट हुआ 2009 में इन यकिनटेरिनबर्ग, रशिया। 2010 में साउथ अफ्रीका मेंबर बना, जिसके बाद ब्रिक्स आया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स एक्चुअल में बना 2010 में, जब साउथ अफ्रीका मेंबर बना। और इसकी प्रेसिडेंसी लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के पास थी। 15th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। एंड 16th ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? कजान, रशिया में। इसी साल होगा कजान, रशिया में। एंड नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा ब्राजील में। अगर हम ब्रिक्स बैंक की बात करें तो एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, और ये एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू फोर्टलिज़ा डिक्लेरेशन ऑफ 2014। इसमें ब्रिक्स कंट्रीज हैं, यूएई है, बांग्लादेश एंड इजिप्ट। और सबसे नया एडिशन में इजिप्ट इसमें ऐड हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। अगर हम 15th ब्रिक्स समिट की बात करें, जो कि जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, यहाँ पे 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया था। 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया था इस समिट में, जिसमें से अर्जेंटीना ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। अर्जेंटीना का कुछ पर्सनल रीजन था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया गया। तो अभी ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं, 5 ब्रिक कंट्रीज एंड इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया एंड सऊदी अरेबिया। तो टोटल ब्रिक में अभी 10 कंट्रीज हैं। हम यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक मैजिक ट्रिक भी बनाई है, ICU ब्रिक्स। ICU ब्रिक्स, ब्रिक्स तो हमें पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। I फॉर ईरान, S for Saudi Arabia, E for Egypt, E for Ethiopia and U for UAE। बट अर्जेंटीना ने इसको डिक्लाइन कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई एंड एथियोपिया। तो टोटल ब्रिक में 10 कंट्रीज। अजरबैजान आर्मी पार्टिसिपेट इन बर्लिस्टिक 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज इन कजाकिस्तान। तो अजरबैजान की आर्मी पार्टिसिपेट करेगी बर्लिस्टिक 2024
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि होगी कजाकिस्तान में। कहाँ कब होगी? जुलाई 11 से जुलाई 17 के बीच में एट दी ओशामा ट्रेनिंग ग्राउंड एंड केप टोमाक इन द रश कैप्सियन सी। तो ये कैप्सियन सी के अराउंड होगी और इसमें 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो हमें कैस्पियन सी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कैस्पियन सी की बात करें तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज दी कैस्पियन सी, जो कि 5 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। और इनमें से 2 कंट्रीज एक्सरसाइज बैलिस्टिक में पार्ट लेती हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? रशिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कंट्रीज एक्सरसाइज बैलिस्टिक में पार्ट लेती हैं। तो एक्सरसाइज बैलिस्टिक में अजरबैजान एंड कजाकिस्तान, जो कि कैस्पियन सी से बॉर्डर करती हैं, उसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज एक्सरसाइज बैलिस्टिक में पार्ट लेंगी। अगर हम मैपिंग की बात करें, जब भी हम मैप देखते हैं तो उससे हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप भी इस मैप को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है, उस एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की है। The 16th Finance Commission has constituted an advisory council with 5 members to advise the commission on any terms of reference, ताकि वो कमीशन को एडवाइस कर सके on any terms of reference और related subjects, जिसके मेंबर्स होंगे पूनम गुप्ता जो कि कन्वीनर होंगी, डी के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रंजुल भंडारी एंड राहुल बजोरिया। तो इसके कन्वीनर तो हमें याद ही रखने हैं, तो इसको 5 स्टार देना है कि इस एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर है पूनम गुप्ता। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, जो कि हर 5 साल में स्टैब्लिश की जाती है टू डिवाइस अ फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज वेल एज अमंग द लोकल बॉडीज। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, तो ये इंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करती है कि कौन सी स्टेट के पास और सेंटर के पास कितना टैक्स रहेगा। तो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो इनको अपॉइंट करते हैं, और इनके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। Now let us see the appointments of the day. First is Satyanarayan Goel. The Board of Indian Energy Exchange has approved the appointment of Satyanarayan Goel as its chairman and managing director for a 3-year term starting 10 August 2024. तो इनको रीअपॉइंट किया गया है as the chairman and managing director of Indian Energy Exchange. Then गोविंद सिंह, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर का है वाराणसी यूपी में। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 2016 में और इसका हेडक्वार्टर का है वाराणसी यूपी में। And last is Dr. Soumya Swaminathan. Professor Dr. Soumya Swaminathan has been appointed as the principal advisor for the National Tuberculosis Elimination Program at the Union Ministry of Health and Family Welfare. तो इनको प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो दैट इज इट फॉर दिस डेली करंट अफेयर सेशन। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।